बंदरगाह। देखो कल आपको बताया था जल परिवहन के बारे में, सबसे सस्ता परिवहन है और कैसा है, भारी और विशालकाय, बड़े आकार वाले जो वजन वाला सामान है उसको लाने ले जाने में बड़ी सरलता होती है, बड़ी सुगमता होती है इससे, समुद्री मार्ग से, समुद्री जल परिवहन से। इसमें है बंदरगाह। देखो बंदरगाह क्या है? बंदरगाह का मतलब होता है, क्या इसको समुद्री पत्तन भी कहते हैं। समुद्री बंदरगाह को क्या कहते हैं? समुद्री पत्तन। अब ये पत्तन भी बताऊंगा आपको, पत्तन क्या है। पत्तन दो होते हैं, एक हवाई पत्तन, एक समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन है जो तो है बंदरगाह। बंदरगाह वह स्थान जहाँ से पानी के जहाज सामान लाते हैं और ले जाते हैं। जहाँ से वह स्थान जहाँ पानी के जहाज सामान लाते पानी के जहाज और ले जाते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं, अर्थात एक अड्डा। क्या? एक अड्डा। अड्डे पे आते हैं कि बाहर आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, सवारी लाते हैं और ले जाते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं। उसी प्रकार बंदरगाह पर समुद्र के जहाज, पानी के जहाज सामान लाते हैं, सामान ला करके उतार दिया, फिर दूसरे माल में, दूसरे जहाज में इसको लाद दिया, दूसरी जगह ले गए। ठीक है सब, ये हो गया बंदरगाह। ये क्या कहलाएगा? बंदरगाह, समुद्री पत्तन हो गया ये तो। ठीक है, एक होता है वायु पत्तन। वायु पत्तन में हवाई जहाज सामान लाते हैं और ले जाते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं। तो देखो ये समुद्री पत्तन है, ये तो सागर में होगा, पानी में होगा, ध्यान रखना है आपको, जल के अंदर होगा ये तो। और हवाई पत्तन है, ये भूमि पर होगा। ये कहाँ होगा? भूमि पर। ध्यान रखना पड़ेगा आपको विशेष करिए। ठीक है, देखो देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास एक ही बंदरगाह था, कराची। कौन सा था? कराची था ये। और ये कराची चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया कराची बंदरगाह। तो भारत में अब कोई बंदरगाह नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आनन फानन में बहुत जल्दी और कांडला बंदरगाह बनाया गया। ये गुजरात के पास पड़ता है, गुजरात में ही है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो भारत का प्रमुख बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह है जो उत्तरी भारत है अपना, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, असम है, सिक्किम है, एमपी है, यहाँ तक के एरिया को कवर करता है। तो उत्तरी भारत का सामान कौन से बंदरगाह पे जाता है? माल कौन से बंदरगाह पे जाता है? कांडला बंदरगाह पर। ये नजीक पड़ता है। ठीक है, सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो वर्तमान में भारत में 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है और इसके साथ 12 तथा 187 मध्यम व छोटे पत्तन बंदरगाह हैं। 12 तो बड़े बंदरगाह हैं, 187 छोटे हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। ध्यान रखना है आपका, देश का 95% विदेशी व्यापार किससे होता है? बंदरगाहों से होता है। किससे होता है? बंदरगाहों से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मैंने अभी आपको बता ही दिया था, कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। किस वजह से? क्योंकि 1947 में हमारे पास जो कराची बंदरगाह था, कराची पत्तन था, जो बंटवारे के समय, विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात नहीं? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब होता है, देखो ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, पानी समुद्र का
इस तरीका से लहरें लेता है तो कभी तो लहरें ऊपर उठ जाती हैं। जब लहरें ऊपर उठ जाती हैं तो पानी समुद्र के पास से, किनारे के पास से इधर हट जाता है, किनारे को छोड़ करके दूर चला जाता है और वो लहरों का रूप ले लेता है। और जब लहरें नीचे जाती हैं तो फिर ये किनारे पर भी, तटरेखा पर भी पानी पहुंच जाता है। ऐसा ये ज्वार भाटा होता रहता है। समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, कभी ऊपर उठती हैं, कभी नीचे जाती हैं, कभी समुद्र के पास पानी, किनारे पर पानी आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है। ठीक है सर, तो आपको ध्यान रखना है ये कांडला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है एक। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर भारत का जितना भी माल है उसको आयात निर्यात करता है कांडला बंदरगाह। ठीक है, और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है। देखो एक दूसरा और पत्तन है, दूसरा बंदरगाह है मुंबई। ये बड़े आकार वाला है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। देखो बड़ा भारी व्यस्त रहता था ये बम्बई वाला है ना, बड़ा है ना, तो बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, व्यस्त बहुत रहता था। तो उसके सामने ही, उसके बिल्कुल पास में ही थोड़ी सही और एक और हल्का सा छोटा सा पत्तन विकसित कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के निर्यात का कुल 0.5% लौह, मतलब आधे का मतलब होता है 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कंदमुख खानों से निकले लौह अयस्क को निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। भैया एक बार तूतीकोरन पूछा गया था नक्शा में, ध्यान रखना आपको, तमिलनाडु में है और तमिलनाडु भारत के बिल्कुल सुदूर दक्षिण में पड़ता है। एक दिन नक्शा पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बंदरगांव के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि में भी अत्यंत समृद्ध है। यह एक पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। और जब ये बिल्कुल साउथ में है, दक्षिण में है, तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव पड़ते हैं, तो उनके सामान को लाता है और उनके पास आवागमन करता रहता है, आयात निर्यात करता रहता है उनसे। चेन्नई की गणना देश के प्राचीन 3 बंदरगाहों में की जाती है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वश्रेष्ठ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया, भारत का सबसे बढ़िया बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। यहाँ पोत निर्माण व उनके मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। चेन्नई व्यापार की मात्रा एवं सामान लदान के संदर्भ में देश का दूसरा बंदरगाह है। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्तरीय नदी पत्तन है। अंतःस्तरीय नदी पत्तन मैंने आपको बताया था उस दिन कि देखो नदियों में भी नाव चलाई जाती हैं और सागर में, समुद्र में भी चलाई जाती हैं। जो नदियों के पानी में चलती हैं, जो नदियों में चलती हैं उन्हें कहते हैं नदी है। जो सागर में चलती हैं, समुद्र में चलती हैं, उनको कहते हैं सागरीय। ठीक है, यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली नदी के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। तलछट जमाव का मतलब होता है नदियां जब पानी भर करके चलती हैं, पानी बहा करके लाती हैं, तो उनके साथ बहुत सारी घास, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी आ जाती है, उसको कहते हैं तलछट। और ये आवागमन के लिए बहुत बाधक है। बंदरगाहों पर जब ये तलछट जमा हो जाता है आसपास, ये घास जमा हो जाती है, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, बजरी जमा हो जाती है, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको साफ करना पड़ता है। कलकत्ता पत्तन पर बढ़ते व्यापारिक दबाव को करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। हल्दिया में पूर्णतः सुसज्जित कोयला एवं तेल कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में समुद्री तट एवं पूर्णकालिक नदियों के अभाव के कारण यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला एवं मुंबई है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार। देखो राजस्थान
हमारे राजस्थान में ना तो कोई इतनी कोई खास बड़ी नदी है कि जिसमें सब बंदरगाह हमारा पानी वानी चलता रहे हैं, जहाज चलते रहें, नाव चलती रहें, और समुद्र से भी दूरी ज़्यादा है राजस्थान की, वैसे ही मरुस्थलीय इलाका है। तो राजस्थान का जो सामान है, कृषि उत्पाद हैं या फिर औद्योगिक उत्पाद हैं, उन सब का आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह और कांडला बंदरगाह से होता है। ये दोनों ही नजीक पड़ते हैं। अब बारी आई है परिवहन, वायु परिवहन की। किसकी? वायु परिवहन, अर्थात हवाई जहाज। वायु परिवहन का मतलब हवाई जहाज, ठीक है। बंदरगाह का मतलब समुद्री पत्तन। वायु परिवहन, वायु परिवहन, परिवहन कौन सी परिवहन? वायु परिवहन। हाँ जी, देखो, सबसे तीव्रतम, तीव्रतम का मतलब होता है सबसे तेज गति से चलने वाला, सबसे आरामदायक। तीव्रतम, तीव्रतम, आरामदायक, तीव्रतम आरामदायक। और तीसरी एक और विशेषता, और वो कौन सी विशेषता है भैया? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। तीव्रतम, तेजी से चलने वाला, तेजी से पहुंच जाएंगे। ये जयपुर है और ये दिल्ली है, थोड़ी सी देर में पहुंचा देगा साहब। आरामदायक, बड़े आराम से बैठ करके जाते हैं। और प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा का तो सवाल है भाई, वैल्यू का तो सवाल है, हैसियत का तो सवाल है। हमारी हैसियत तो बढ़ी जाती है हवाई जहाज में यात्रा करने से, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। देखो आजकल तो मामला क्या है, अब की बार तो जैसे कोरोना चल गया था, या की वजह से नहीं हो पाया। नहीं, अपने पास में ये गांव है लहेसर, लोहेसर, लोहेसर गांव है। यहाँ कई बार, कामा के पास में ये गांव है लोहेसर, यहाँ कई बार, और जब शादी होती है ना, लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो यहाँ एक लड़की की शादी हुई थी, हरियाणा का कोई लड़का था। तो वो लड़का वाला बारात लेकर के हेलीकॉप्टर से आया था, हेलीकॉप्टर से बारात लेकर के लहेसर गांव में आया। तो भाई ये प्रतिष्ठा ही तो है? अपनी वैल्यू ही तो बनाई हमने, इज्जत तो बनी। घरे साहब वाह, कितना आदमी धाकड़ आदमी साहब, कितना आदमी वो सहनसा है, कितना वो थाने ठाल आदमी है साहब, ये तो कितना बढ़िया आदमी, कितना बड़ा आदमी है साहब, कितना शान से आया है अपनी। तो भाई शान तो बढ़ती ही बढ़ती है हेलीकॉप्टर में बैठने से, हवाई जहाज में यात्रा करने से। तो सबसे तीव्रतम अर्थात बहुत जल्दी पहुंचने वाला, आरामदायक, कोई धक्की भी नहीं लगती है। कई बार बैठ जाते हैं, रोड ठीक नहीं आता है, बार बार ब्रेक लेते हैं वाहन, बड़ी दिक्कतें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें साहब। और प्रतिष्ठित, भाई देखो प्रतिष्ठा का तो सवाल है, हम हेलीकॉप्टर में बैठ लिए, घूम लिए हैं। परिवहन का साधन है। तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधता तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट है। देखो हमारा भारत देश बहुत बड़ा है साहब, तमिलनाडु हो गया, ये कन्या, और ये तुम्हारी हो गई साहब श्रीनगर हो गया साहब, ये तमिलनाडु हो गया, और ये तुम्हारा अरुणाचल हो गया, गुजरात हो गया, हैं? अब बड़ा मामला ऐसा डिफिकल्ट सा लग रहा है हमको। देखो यहाँ से चलेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, यहाँ कवर करना पड़ेगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा है बहुत। और रेलगाड़ी बस से जाओ तो कई दिन गुजर जाते हैं। तो बड़े आकार, विशाल आकार वाले देशों में तो इसकी महत्वता अधिक है। थोड़ी सी देर में बैठो साहब आप तमिलनाडु से और श्रीनगर पहुंच जाओगे, इधर को गुजरात से बैठो साहब आप और वहाँ पहुंच जाओगे, अरुणाचल पहुंच जाओगे सब, हैं? इधर से बैठो, उड़ीसा से बैठो साहब जयपुर पहुंच जाओगे, केरल से बैठो साहब सिक्किम पहुंच जाओगे,
कभी तुम्हारा मन करे तो उत्तर प्रदेश पहुंच जाना, उत्तराखंड पहुंच जाना, MP गुजरात कहीं भी पहुंच जाओ। तो ऊंचे दुर्गम और मरुस्थलीय इलाके, अब देखो साहब हमारे राजस्थान का मामला आता है, मैंने बताई थी मिट्टी के टीले, रोड भी ठीक नहीं है, रोड हैं तो मिट्टी के टीले हैं जो अपना समय के अनुसार बदलते रहते हैं, अपना चक्कर बदलते रहते हैं, आज यहाँ टीला है कल वहाँ हो जाएगा, परसों वहाँ हो जाएगा, रोड को भी बाधित कर देते हैं। तो वहाँ फिर यदि इलाका जाने आने का रास्ता ठीक नहीं है, दुर्गम इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, कटीली झाड़ियाँ हैं, पथरीला है, ऊंचा नीचा है, तो आराम से हवाई जहाज से यात्रा की जा सकती है। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि जब यात्रा तो करते हैं बीच में समुद्र पड़ता है, क्या पड़ता है? समुद्र। और समुद्री मार्ग से चलना सस्ता तो होता है लेकिन समय बहुत लेता है और हमको जाना है जल्दी, तो थोड़ी सी देर में ही साहब हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज से यात्रा करके बहुत कम समय में ही समुद्र को पार करके जहाँ हमको जाना है, जिस देश में, इंडोनेशिया जाना है, जापान जाना है, जहाँ भी कहीं जाना है, श्रीलंका जाना है, बड़े आसानी से चले जाते हैं। ठीक है सर। वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में इलाहाबाद के नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा परिवहन किया गया। 1911 में सर्वप्रथम इलाहाबाद के पास नैनी, ये वही इलाहाबाद के पास नैनी है। इलाहाबाद कौन सी नैनी? वांग बताया था, जहां से भारत की मानक रेखा गुजर करके आई है, बताया था कि नहीं बताया था? 82.5 डिग्री मानक रेखा है जो भारत की, जो समय को निर्धारित करती है भारत में, वो इलाहाबाद के पास वही नैनू नामक स्थान है। तो यहीं इसका शुभारंभ हुआ था सबसे पहले। ठीक है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इसके रखरखाव का, इसका निर्माण का, इसकी जो लागत आती है, इसके जो लाभ हानि है, उस सब का मालिक अब कौन होगा? राष्ट्र होगा, देश होगा, देश को समर्पित है। अर्थात ये कौन से क्षेत्र में आ गई? ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई सारी। ठीक है सर। इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपातहिक संक्रियाओं में तथा अगम एवं दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के 4 बड़े हवाई अड्डों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई का प्रबंध करता है, जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशी हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है। देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य विशेषता, महत्व तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन वे पत्तन जो केवल विदेशों में आते जाते, विदेशों के लिए उड़ान भरते हैं। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन क्या है भाई? ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो विभिन्न देशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। अर्थात जो देश विदेशों से जो सेवाएं उपलब्ध कराता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। समझ में आ गई बात? और ये विमानपत्तन
जैसे हमारा मुंबई है तो मुंबई से उड़ान भरेंगे खाड़ी के देशों को। कहाँ भरेंगे? खाड़ी। दिल्ली है, दिल्ली से भरेंगे साहब जैसे कि अमेरिका। फिर अमेरिका से दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली से फिर उड़ान भरेंगे साहब दूसरे देश के लिए, दूसरे देश से फिर तीसरे देश के लिए, ऐसे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन शांताकुंज हवाई अड्डा मुंबई में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन दमदम हवाई अड्डा कहते हैं जिसको, कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। मीनामकम चेन्नई तला तिरुवनंतपुरम में है। इनके अतिरिक्त बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कैलीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, लखनऊ, जयपुर, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नैदुमश्री में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन, ये छोटे बड़े सभी प्रकार के विमानों को उतारने एवं उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निम्न है: अगरतला अहमदाबाद, राजाशेसी अमृतसर में पड़ता है, तो अमौसी लखनऊ में, पटना बेगमपेट हैदराबाद, सेंट थॉमस चेन्नई, सफदरजंग दिल्ली, गुवाहाटी जयपुर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली, गुड़ापानी शिलांग आदि। इनके अतिरिक्त देश में 38 मध्य श्रेणी, 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन व सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी हैं जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान में जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ 2 टर्मिनल हैं जहाँ से देश व कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी एवं निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त रातानाडा, जोधपुर, डबोक, उदयपुर के मध्यम श्रेणी के विमानपत्तन हैं जहाँ से देश के कुछ प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। कोटा में छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है तथा अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जाता है। यहाँ से शीघ्र ही वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब बारी आती है, सब परिवहन तो हो गया, संचार सेवाएं। संचार सेवाएं, ये संचार सेवाएं उस दिन आपको बताई थी, फिर आपको बताया जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना, समाचार भेजना, ये संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। संचार सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना संचार कहलाता है। संचार सेवाएं सब देखो, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। पहले कुछ ऐसा बताते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए चिट्ठी लिखते थे। पहले कोई कबूतर पहुंचाता था, भाई चिट्ठी लेकर के जा रहा है कबूतर। कभी तोता मैना जाते थे साहब। कई बार तो ऐसा होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जब तोता मैना या कबूतर जाते थे, शिकारी उनका शिकार कर लेते थे, संदेश पहुंचता ही नहीं था। जबकि प्रयास तो लोगों ने पहले से ही किया है, प्रयास तो पहले से ही करते आ रहे हैं, तो हमारा संदेश वहां जाना चाहिए, उसका संदेश यहाँ आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो तकनीक का आविष्कार हुआ, और तकनीक के आविष्कार से साहब हमारे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो, इनका आगमन हुआ। तो हमारी जो संचार सेवा थी, जो पहले बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अब वो बहुत अच्छी हो गई। अब वो कैसी हो गई? बहुत अच्छी। अब तो देखो, कंप्यूटर खोल करके देखो, नेट चला करके देखो, संदेश को कहीं से कैसे भेज दो। तो देखो, टेक्नोलॉजी के युग से, तकनीकी के आविष्कार से और आधुनिक समय में संदेश के मामले में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। एक क्रांति सी आई है एकदम से। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में रेडियो, मैंने आपको बताया था, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सुबह अखबार आ जाता है। कल
नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो, और वहाँ अयोध्या में देखो पूजन किया था, भूमि पूजन किया था, आपके पास तुरंत ही समाचार आ गया 2-3 मिनट बाद ही, और देखने आपने टेलीविजन देखना शुरू कर दिया। और किसी ने तो अपना लाइव चला दिया टेलीविजन में सीधे, जैसे वो गए थे, उसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगी। जैसा वो हो रहा है जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा वो कर रहे हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें तो समय ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो देखो संदेश वहां से कितनी जल्दी कैसे आ गया हमारे पास में, आंखों देखा हाल हमने देखा। ये सब टेक्निकी की प्रॉब्लम, टेक्निकल की वजह से तो हुआ है, टेक्निक की वजह से हुआ, तकनीक की वजह से हुआ है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, स्पीड पोस्ट आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा, बंद चिट्ठी, पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल तथा वायुयानों व जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इंटरनेट है साहब भैया, इंटरनेट का शुभारंभ सबसे पहले हुआ इंटरनेट 1969। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? 1969 को ध्यान रखना है आपको एक, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय एक सीमित क्षेत्र में इंटरनेट वर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई। 1972 ईमेल, ठीक है जी। ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। जहाँ इंटरनेट सेवा उपलब्ध है वहाँ ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है। भैया ध्यान रखना है, इंटरनेट को पूछ सकता है, कई बार पूछ लिया है, जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश विदेश के अलग जगह बैठे एक व्यक्ति एक श्रव्य दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र व चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से व शीघ्रता से भेजे व देखे जा सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में घटित प्रमुख घटना की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है, ठीक है सर। और इंटरनेट में तो 2G 3G 4G चल रहा है, तुम्हारा सिस्टम चल रहा है जिसम का। अब बारी आई है साहब टेलीफोन की। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है, और इस टेलीफोन वाले को पढ़ाएंगे यहाँ से आगे कल। जय हिंद, जय भारत।